देखिए आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की प्रथम पाली में पूछे गए जो भी मैथ के क्वेश्चन थे, आज हम लोग उसको हल करेंगे 1 बाई 1। तो देखिए लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि करीब 25 प्रश्न जो है गणित के होंगे। तो ये मैंने 25 प्रश्न लिए हुए हैं और उनको मैं हल करने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो अब इस प्रश्न को करने के लिए देखिए हमें पहले क्या क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए। एक तो परिधि मालूम होना चाहिए, व्यास पता होना चाहिए क्या किसको बोलते हैं, ठीक। तो जैसे ये मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त को सर्कल भी बोलते हैं, ठीक। अब इसके जो बीच वाले पॉइंट को उसको क्या बोलते हैं, इसके बीच वाले पॉइंट को केंद्र कहते हैं। और केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इसे आर से लिखते हैं। ये क्या हो गया आपका त्रिज्या। और त्रिज्या का जो दूना होता है यानी त्रिज्या का जस्ट डबल, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास। तो देखिए व्यास बराबर क्या होता है फॉर्मूला, व्यास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू त्रिज्या। फिर परिधि, परिधि का क्या फार्मूला होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। आर जहाँ पे क्या है त्रिज्या है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22 बाई पाई इज इक्वल टू होता है आपका 22/7, 22/7। तो अब देखिए परिधि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफियरेंस, ठीक है, सरकमफियरेंस। तो अब देखिए क्वेश्चन पे करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि, परिधि हमसे बोल रहा है कितना है उसके व्यास से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो परिधि है, ठीक, इसके व्यास से इतना अधिक है 18.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिधि में से जो है व्यास अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, 18.6 आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। और परिधि का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है 2 पाई आर। तो इसको क्या लिख देंगे 2 पाई आर माइनस व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 18.6। अब यहाँ से देखिए 2r यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से 2r कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई -1। तो पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 18.6, ठीक। अब देखिए हमें क्या निकालना क्या है, हमें देखिए यहाँ पे निकालना है व्यास। क्या पूछ रहा है व्यास, तो व्यास कितना होगा, व्यास 2r होगा। तो इसका मतलब 2r हमें निकालना है। तो 2r के अलावा बाकी ये जो बच रहा है इसको हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे। तो देखिए 2r बराबर क्या हो जाएगा, इधर 18.6 है, ठीक, इंटू यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2r इंटू यहाँ पे 15/7 हो जाएगा इज इक्वल टू 18.6। और उसके बाद फिर यहाँ पे चले आइए यहाँ से, ठीक। तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी 18.6, इधर 7 क्या था अपॉन में था, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और इधर 15 इधर हो जाएगा। और 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 15 1 या 15, ठीक, 3 और 3 और 6 मिलकर 36। तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 बच गया 6, 15 चौके 60। तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1.2 से 4 इंटू 7 कर लीजिए तो 7 चौके 28, फिर 28 का 8 अपना 2, 7 दूनी 14, 2 16, 8.68। तो देखिए 2r की वैल्यू क्या आ गई 8.68। और 2r क्या चीज़ है, मेरा व्यास है भाई। व्यास क्या होता है 2r ही होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या 2r की वैल्यू निकल के आ गई 8.68। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा सही है, ये आंसर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM लघुत्तम समापवर्त 12 और 2448 है। तो LCM हमें दिया हुआ है कितना, HCF हमें दिया हुआ है 12, LCM कितना दिया हुआ है 2448। तो देखिए HCF और LCM हम लोग जानते हैं क्या होता है।
देखिए HCF का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक संख्या 4 है और एक संख्या 6 है, ठीक है। तो अब अगर हम जो है 4 का जो है अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3। तो ऐसी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जिससे, सॉरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि ये दोनों पूरा पूरा कट जाए, तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में जो भी कॉमन है वही HCF होता है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 4 और 6 का HCF क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर 2 नंबर हैं उनका अगर HCF हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या कि इस संख्या से जो है ये दोनों नंबर विभाजित होंगे, ठीक है। तो अब मान के चले कि अगर हम कहते हैं कि एक नंबर A है, एक नंबर B है, ठीक। तो अगर हम कहेंगे कि HCF जो है इन दोनों का क्या है, 12 है, ठीक। इन दोनों का HCF कितना है, 12 है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये भी 12 से डिविजिबल होगा, ये भी 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये बोलूँ कि नंबर जो है हम A और B ना मान करके ये माने कि मान लिया, ठीक है, नंबर जो है पहला नंबर क्या है आपका 12A है और दूसरा नंबर क्या होगा 12B होगा, क्योंकि देखिए HCF महत्तम समापवर्त क्या बोल रहा है, 12 है। तो 12 है महत्तम समापवर्त, इसका मतलब कि जो दोनों संख्याएं हैं वो 12 से डिवाइड होनी चाहिए। मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त जो है कुछ दिया हुआ है तो उससे ये दोनों ही संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम मान सकते हैं कि एक संख्या 12 हो गई, एक 12 भी हो गई। अब देखिए दोनों 12 से डिवाइड भी हो रहा है, तो इसका मतलब हमने जो भी जो है माना है संख्याएं ठीक माना है। अब हमें एक फार्मूला हम लोग को पता है कि अगर 2 नंबर हैं तो क्या है, क्या होता है कि अगर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, पहला नंबर और इनटू दूसरा नंबर, जो दोनों का गुणनफल होता है वो उनके जो है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, ठीक है। ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि संख्याओं का अंतर 60 है, ठीक। तो संख्याओं का अंतर, तो पहला ये जो है जो फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन में क्या दी गई है कि इन दोनों जो संख्याएं हैं 12A और 12B, इनका जो अंतर है यानी 12A में से 12B घटाने पर हमें 60 मिलना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि A माइनस B की वैल्यू, दोनों में देखिए 12 कॉमन है, 12 कॉमन ले लिया इधर, ठीक है, 12 कॉमन ले लेंगे और इधर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 से ये 60 कट जाएगा, तो A माइनस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरा निकल के आ गया कि A माइनस B की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए एक तो हमें A माइनस B की वैल्यू पता चल गई कि A माइनस B की वैल्यू 5 है। दूसरा क्या करेंगे, हमें फार्मूला ये पता है कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर HCF इंटू LCM। तो पहला नंबर क्या है आपका 12A है, चलिए लिख देते हैं, यहाँ 12A लिख दिया, इंटू दूसरा नंबर 12B, ठीक है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर HCF कितना है, HCF दिया है हमें कितना 12, इंटू LCM कितना दिया है 2448, यही दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 12 और ये 12 दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले देखिए एक 12 से तो ये 12 यहीं पे कट गया, बाकी एक 12 बच गया तो उसको दूसरे साइड ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो इससे देखिए इसको काट कर देते हैं, 12 बन जाए 12 और 12 से इसको कट कर देते हैं, तो 12 टू जा 24, 0, 12 4 जा 8, तो 204। तो A इंटू B की वैल्यू कितनी आ गई 204 आ गई, ठीक। अब A माइनस B की वैल्यू हमें पता है कितना है 5 है और A इंटू B की वैल्यू 204 है। तो अब देखिए हमें निकालना है A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर A माइनस B दिया हो, A इंटू B की वैल्यू दिया हो, तो एक फार्मूला आपको पता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर
ठीक है, a माइनस बी का वर्ग प्लस 4ab होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो अब a प्लस बी की वैल्यू हमें a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू देखिए आपको यहाँ से पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे निकाला कितना है 204, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 204। अब ये हो गया आपका 25 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 4 2 के 16, तो 816 हो गया। और 816 और 25 कितना हो जाएगा 841। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी कितनी 841। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये 841 a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 841। तो आपको पता है, नहीं पता है तो इसका वर्गमूल निकाल के देख लीजिए, इसकी अंडर रूट 841 की वैल्यू आएगी आपकी 29। ठीक, अंडर रूट 841 की वैल्यू आएगी 29। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए हमने संख्याएं जो माना है, संख्याएं कौन सी माने हैं हम 12a और 12b माने हैं। तो अगर संख्याओं का योगफल वाली बात करेगा तो क्या होगा 12a प्लस 12b की वैल्यू हमें निकालनी है। इन दोनों में से 12 कॉमन रहेगा तो इसका मतलब 12 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 29। तो देख लीजिए 12 का 29 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो देखिए इसको सीधा सीधा हम क्या मान सकते हैं 29 है, तो इसको अगर 30 मान ले तो क्या हो जाएगा, अगर 12 इंटू 30 किया जाए तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है 30 बार नहीं है, एक कम है, तो 360 में से 12 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 29 की वैल्यू मालूम चल जाएगी और वो आपका हो जाएगा 348। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्या किया मैंने एक बार देख लीजिए, HCF एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, संख्याओं का अंतर निकाला। ठीक, संख्याओं का अंतर निकालने के बाद यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया। उसके बाद इस फार्मूला से जो है एक दूसरा हमें इक्वेशन मिल गया, ये a इंटू बी की वैल्यू मिल गई। फिर a प्लस बी का फार्मूला हमें पता होता है होल स्क्वायर का, यहाँ से हम लोगों ने a प्लस बी की वैल्यू निकाली। हमने a प्लस बी की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें जो है संख्याओं का योग निकालना था और संख्याएं क्या माने थे हम 12a और 12b माने हैं संख्याएं। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा योगफल 12a प्लस 12b। तो ये यहाँ से इस तरह से हम जो है संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, तो ये आपका 348 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। ठीक है, यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। देखिए इस तरह को हम लोग अगर एक मान के करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए अगर एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 दिया गया है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो है जो स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर को ऐसे लिख दे रहे हैं, तो स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 9x और मोपेड का जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्कूटर और मोपेड, स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है। इसका मतलब ये जो है 9x जो है स्कूटर का मूल्य इस मोपेड के यानी 5x से कितना ज़्यादा है 4200 ज़्यादा है। यानी 9x में से अगर हम 5x को घटाएंगे तो हमें कितना 4200 मिलेगा। देख लीजिए भाई, अगर हम कहें कि ये जो 10 है 6 से, ये 10 जो है ये संख्या इससे 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या कि इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। यही है, वही चीज़ मैंने यहाँ भी किया है कि स्कूटर के मूल्य से जो मोपेड का मूल्य, स्कूटर का मूल्य जो है मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि 9x में से अगर 5x घटाएंगे तो 4200 आएगा। तो 9x में से 5x जाकर कितना आ जाएगा 4x, 4x बराबर आपका हो जाएगा 4200। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1050। अब हमसे कह रहा है कि मोपेड का मूल्य क्या होगा। तो देखिए मोपेड का मूल्य हमने कितना माना था 5x, तो मोपेड का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, मोपेड का मूल्य हो जाएगा आपका 5 ×
50, तो ये आपका हो जाएगा 5050। ठीक, तो देखिए तो x की वैल्यू आ गई 1050। अब इसके बाद जो है मोपेड का मैंने कितना माना है, मोपेड का मूल्य कितना है 5x है, तो मोपेड का मूल्य कितना हो जाएगा 5 इंटू 1050 कर देंगे। ठीक है, m 5 इंटू 1050, तो ये आपका कितना हो जाएगा जो है 1000 इंटू 5 करेंगे तो 5000, और बाकी 50 का 5 में करेंगे तो 250, तो 5250 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ये वाला आंसर सही है। ठीक, तो सीधा सीधा सवाल था कि जो है इसका 9x मान लिए, इसका 5x मान लिए, दोनों का अंतर दे रखा था 4200, 4x बराबर 4200 कर दिया, x की वैल्यू यहाँ से आ गई। उसके बाद फिर जो है मोपेड का हमें 5x निकालना था। अगर हमसे यहीं पे पूछता है कि स्कूटर का मूल्य कितना होगा, तो स्कूटर का मूल्य कितना हो जाता है, स्कूटर का मूल्य हो जाता है आपका जो है 9 इंटू 1050। ठीक, ये हो जाता है आपका स्कूटर का मूल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और 2:3 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 यानी 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए पहली संख्या अगर हम कहते हैं x है, दूसरी बोल दें b है, तीसरी बोल दें c है, तो पहली a, दूसरी b और तीसरी c है। तो हमसे बोल रहा है इस तरह का, देखिए सवाल को करने के लिए हम लोग इसी तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहली और दूसरी में अनुपात 2:3 का दे रखा है, और दूसरी और तीसरी संख्या में जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 5:8 का दे रखा है। तो अब हमें इन दोनों के बीच अनुपात पता है और इन दोनों के बीच अनुपात पता है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में क्या अनुपात है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये वाला जो है इस संख्या का गुणा इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, और इस संख्या का गुणा इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। तो देखिए पहले 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 5 में 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 3 में 5 करेंगे तो वही सेम 15 ही आने वाला है, फिर 3 में 8 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि अब हमें मालूम चल गया कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या में क्या क्या अनुपात है। 10:15:10:15:24 ये है अनुपात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल 392 है। तो अब हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं कि अगर हम मान लें कि संख्या, अगर रेशियो हमें ये दे रखा है 10, 15, 24, तो जो संख्याएं होंगी मेरी क्या हो जाएंगी 10x, 15x और 24x, ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी। और तीनों का जोड़ हमें दे रखा है कितना 392। इन तीनों का जोड़ है, संख्याएं क्या होगी 10x, 15x और 24x। अब इन तीनों का जोड़ दे रखा है 392, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 15, 10, 25, 4, 29 और 20, 49, 49x। तो 49x इक्वल टू आपका कितना हो गया 392। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, 392 को 49 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। अब हमसे पूछा क्या है तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या क्या आया था 24x, तो जो तीसरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी आपका 8 इंटू 24x है, तो 8 इंटू 24 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा जो है 190।
तो ये हो गया आपका जो है 8 इंटू 24 कितना हो जाएगा 192। तो आंसर हमारा कौन सा सही है इसमें से, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। तो देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसकी इस भुजा और इस भुजा, इन तीनों के जोड़ को कहा जाता है परिमाप। अगर ये बोले ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों का जो जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं परिमाप। तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है 540 मीटर, और इनकी भुजाओं का अनुपात 5 है ना, 5:12:13, 5:12:13 है। ठीक है, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी 5x 12x 13x हो जाएंगी। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 3, 4 और 5 दी गई हैं, या 3:4:5 के बीच में दी गई हो, या 5:12:3 हो, 7:8:15 हो, सॉरी 8:15, 5:12:13 हो, 8:15:17 हो, या 6, 8, 10 हो। ठीक है, तो इस तरह का अगर अनुपात दिया गया है तो ऐसे में जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। कहीं पर भी देखिए अगर आपसे बोले कि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है इस अनुपात में दी गई हैं, या उनकी भुजाओं का जो है माप इतना दिया गया हो, जैसे 3, 4, 5, या 5, 12, 13, या 8, 15, 17, 6, 8, 10, अगर ये सारा कुछ दिया गया है, इसी तरह से और भी जो है त्रिभुज होते हैं, तो अगर इस तरह से इस अनुपात में दिया है तो ऐसा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज होता है। और इन तीनों में जो सबसे बड़ी माप है, जैसे 3, 4, 5 में सबसे बड़ा क्या है 5 है, या 5, 12, 13 में सबसे बड़ा क्या है 13 है, 8, 15, 17 में सबसे बड़ा क्या है 17 है। तो जो समकोण त्रिभुज जो इसको क्या बोलते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी वाली होगी, कर्ण होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि अनुपात 5, 12, 13 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी जो है त्रिभुज जो है, ये आपको देख के पहचान जाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और जिसकी जो है सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ये 13 और ये 5 और ये 12 होगी, या ये 5 ये 12 हो सकती है। ठीक है, तो अब चूंकि इसमें हमें अनुपात दे रखा है 5, 12, 13, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको 13x, इसको 12x, इसको 5x मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। तो परिमाप मतलब क्या है, इन तीनों का जोड़, मतलब 5x प्लस 12x प्लस 13x, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 540 मीटर होगी। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 30x 540, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 18। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 3 18 या 54, तो x की वैल्यू आ गई 18। अब उसके बाद हमसे कह रहा है खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब या ऊंचाई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, आधार आपका कितना है 5x है, लंब कितना है 12x है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 से ये 12 कट जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 6 30। 2 बार x है तो x की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी निकाल चुके हैं, 18 निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18 × 18। ठीक, तो यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9720। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 9720 वर्ग मीटर। इसको करेक्ट कर दीजिए, ये सब क्या है, वर्ग मीटर में है। दूसरा देखिए, इस सवाल को लगाने का तरीका यही था कि आप लंबा प्रोसेस करते, पहले 5x, इसको 12x और इसको 13x मानते। ठीक है, और इसको एक सामान्य त्रिभुज की तरह जो है फार्मूला जो होता है s = s -a s -b s -c वाला फार्मूला लगा करके करते। ठीक है, फिर तो उस तरह से जो है काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, फिर उसमें द्विघात वगैरह बनती तो उससे दिक्कत हो जाए। तो जरूरी है कि अगर आप इसको त्रिभुज को पहचान लें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए और ध्यान दीजिए कि जैसे अनुपात हमें अगर 3:4:5 दिया है, मान लीजिए मैं बोलूँ कि 4:5 में एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है। तो अब अगर मैं इससे हर एक में 2 से गुणा कर दूं तो अनुपात में चेंज नहीं होता है। हमें पता ही ये चीज़ कि सब में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6, ये 8, ये 10। फिर इसी तरह से अगर 3 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 15। तो अगर कोई ऐसा भी त्रिभुज दिया गया है कि जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 के अनुपात में हैं, या जिनकी माप 6, 8 और 10 है, और या तो फिर 9, 12 या 15 के अनुपात में है, तो ऐसा भी त्रिभुज क्या होगा, एक संपूर्ण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे इस तरह के नंबर दिखाई दे तो उसको संपूर्ण त्रिभुज मान करके सवाल हल करना ज्यादा अच्छा होगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए कह रहा है कि एक मेज है जो कि आयताकार है। आयताकार मीन्स रेक्टेंगुलर एक मेज है, ठीक, जिसका पेरीमीटर, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। तो जिसका पेरीमीटर मीन्स कि चारों भुजाओं की माप। तो अगर ये मान लीजिए ये भुजा ए है, ये बी है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला यही होता है कि इन चारों का जोड़। ठीक है, इन चारों का जोड़ मतलब 2 बार ए, इन सब चारों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 बार ए और 2 बार बी, या 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। और कह रहा है मेज के कर्ण की लंबाई, तो मेज का कर्ण कौन सा होगा, ये, इसको क्या बोलेंगे, मेज का कर्ण बोला जाएगा। तो अब आइए सवाल देखते हैं। कह रहा है कि परिमाप 28 मीटर है, तो हमें परिमाप का जो है, तो मान लिया कि अगर जो भुजाएं हैं वो ए और बी हैं, ए और बी मीटर हैं, तो परिमाप हमें दिया है कितना, 28। तो यहां से इस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 28/2 यानी 14। ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल गई, 14 मिल गई। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो होता है फॉर्मूला, आयत का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वो हमें दे रखा है कितना, 48 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, लंबाई कितनी है इसकी, ए है, चौड़ाई कितनी है, बी है। तो ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई 48। अब देखिए 2 नंबर हैं, उनका गुणा करने पर 48 आ रहा है और जोड़ने पर 14 आ रहा है। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो रैंडमली अगर हम सोचें कि
2 इंटू 24, 3 इंटू 16, मतलब 3 इंटू 16 हो गया, फिर 4 इंटू 12 हो गया, 4 12 चौक 48 हो गया, फिर उसके बाद जो है 6 8 48 है ना, 6 8 48। तो इस तरह से हम देखेंगे तो अगर इन दोनों को गुणा करने पर तो 48 आ रहा है, लेकिन क्या जोड़ने पर जो है 14 आएगा? नहीं, इसको जोड़ने में कितना आएगा? 24 2 26 आने वाला है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 3 19। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 4 16। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है? 14। अगर 6 और 8 को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है? 48। तो इसका मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं ए और बी की वैल्यू जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि चूंकि बड़ा यहाँ पे क्या है? ए है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला नंबर हम क्या मान सकते हैं कि 8 है, और जो छोटा वाला नंबर है वो क्या है? 6 है। तो अब देखिए, अगर ये आपका 8 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है, ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज का ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। तो कर्ण का जो है, कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कर्ण निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं कि इसकी जो दोनों भुजाएं हैं उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 36 64 36, है ना, ये हो जाएगा आपका 100। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? इसका √100, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो कर्ण की लंबाई कितनी हो गई? 10। इसका उत्तर ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको कहीं भी 3 4 5 इस तरह की भुजा वाली अगर कोई भी त्रिभुज दिखाई दे तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो अगर ऐसा कोई भी ट्रायंगल दिखाई दे आपको कि जिसमें अगर एक भुजा ये दी गई है, एक भुजा ये दी गई है, तो तीसरी वाली भुजा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर 3 और 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब 4 मिसिंग है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? 4। इसी का जस्ट अगर इस सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 6 8 और 10। तो एक ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है कि जिसकी एक भुजा अगर 6 दी गई है ना, ये 8 दिया गया है, तो ये भुजा क्या होगी? 10 दी होगी, ये 10 होगी। तो यहाँ पे आप देख करके, चूंकि ये समकोण त्रिभुज था और एक भुजा 6 थी, एक भुजा 8 थी, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये 10 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? देखिए, लेखपाल वाली परीक्षा में इस तरह के सवाल हर बार पूछ रहा है, तो संभावना है कि आगे भी इस तरह के सवाल आए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जस्ट इसके पहले वाले सवाल में और उसके ठीक पहले वाले सवाल में, कि अगर किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, 5 12 13 इन तीनों में से देखिए अगर इस तरह के नंबर हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो इसको एक बार, इस प्रश्न को जो है समकोण त्रिभुज के लिए ट्राई करके देखिए कि क्या ये सही बैठ रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, तो अगर इसको हम 13 मान लें तो हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज की जो है भुजाओं की माप कितनी होती है? 5 12 13 होती है। तो हम कहें कि ये 5 और ये क्या 12 हो सकता है? तो अगर आप करके देखते हैं कि देखिए त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो देखिए इन सबको जोड़ने पर कितना? 30 आ रहा है। मतलब ये कंडीशन तो सही हो गई, ठीक है। ये मान लेने से कि बड़ी भुजा 13 दिया है, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर इसको 12 और इसको 5 मान लिया जाए तो क्या ये जो सवाल दिया है उसको संतुष्ट कर रहा है? तो देखिए, पहला तो संतुष्ट कर रहा है कि परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? 5 है, ऊंचाई कितना है? 12। ये कितना हो जाएगा आपका? 6 30। देखिए, क्षेत्रफल भी 30 आ गया। तो इसका मतलब 5 12 और 13 मान लेने से जो है ये सवाल हल, इसकी जो है दोनों कंडीशन की परिमाप 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब हमने ये जो त्रिभुज माना है ये सही माना है। और इस त्रिभुज की सबसे जो है छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? देख लीजिए,
13, 12 और 5 में से सबसे छोटी भुजा क्या है? 5 होगी। तो इसका आंसर यहाँ से सही होगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है इसको जैसे करते आ रहे हैं उस तरह से करना है तो कैसे कर लेंगे, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला एक जानते हैं, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यहाँ पे एस को कहा जाता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाएं, अगर तीनों भुजाएं एक ट्रायंगल है, इसकी एक भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, तो एस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी इन तीनों भुजाओं का जोड़, इन तीनों भुजाओं का जोड़, और इन तीनों भुजाओं के जोड़ को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो एस बराबर क्या हो गया आपका? परिमाप बटे 2। तो यहां से हम देखिए हमें परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो यहां से हम जो है एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना? परिमाप कितना दिया है? 30 दिया है, 30 में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, ये आपका आ जाएगा 15। एस की वैल्यू आ गई। अब ये मानिए कि चलिए अगर देखिए हमसे बोला है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? 13 है। तो मान लेते हैं इसमें एक भुजा आपकी सबसे बड़ी वाली ये हो गई, ये 13 हो गया। तो अब चूंकि परिमाप 30 है तो इन तीनों का जोड़ कितना है? 30 आना चाहिए। लेकिन 30 में से जो है, इस 30 में से 13 तो निकल गया, तो बाकी कितना बच गया आपका जो है? 17। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 17 के बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा x है, मान लेते हैं कि ये भुजा की लंबाई x है, तो इस वाले की लंबाई क्या होगी? भाई अभी हमने देखा कि ये 13 है, ठीक, 30, तीनों का जोड़ 30, ये हो गया 13 निकल चुका, तो बाकी बच गया 17। तो अब इन दोनों का जोड़ 17 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये x है तो यानी 17 में से x निकल गया, तो बाकी ये वाला कितना हो जाएगा? 17 माइनस x हो जाएगा। तो अब हम यही चीज जो है इस फार्मूले में रख देंगे, और हमने बोल रखा है कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना है? 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे। अंडर रूट में s की वैल्यू कितनी दी गई है? 15। देखिए a की वैल्यू मान लीजिए a ये वाला है, तो 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। फिर उसके बाद s माइनस बी, तो अगर मान लें कि जो है b ये वाला है आपका, तो क्या हो जाएगा? s माइनस बी यानी 15 माइनस एक्स इनटू, अगला कह रहा है s माइनस सी, तो s माइनस सी की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? ये है, तो c की वैल्यू इतनी है। तो s माइनस सी अगर करेंगे 15 में से अगर हम 17 माइनस एक्स अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 माइनस 17 प्लस एक्स। भाई ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस, और इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 2। तो फाइनली ये क्या अंत में क्या आने वाला है? x माइनस 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? x माइनस सी की वैल्यू x माइनस 2 हो गया। ये अंडर रूट में है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 15 माइनस एक्स और x माइनस 2। इस 30 से इसको कट कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 30। अब हमारे पास क्या बच गया? 15 माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 30। तो देखिए ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमें क्या निकालना है कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी, हमें यही निकालना है। तो सबसे छोटी भुजा या तो x होगी या 17 माइनस एक्स होगी। भाई इन दोनों में से कोई एक जो है सबसे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर में हम चेक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ से जो निकालने वाले हैं x की वैल्यू वो क्या आएगी?
यहाँ पे x की वैल्यू हम आंसर में से रख के देख लेते हैं कि मान लीजिए कि x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो जरा करके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस 5, ये आपका आ जाएगा 10, और 5 में से 2 गया 3, तो 10 इंटू 3 बराबर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई और ये भुजा क्या है, 5 है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 17 में से 5 गया 12, तो सबसे छोटी यानी भुजा क्या है, 5 है। चलिए मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें पहला उत्तर मान लीजिए सही ना होता, तो बाकी कैसे चेक करते हैं आंसर। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 6 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर 15 और x की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 2 गया 4, तो मल्टीप्लाई करने में 36 आ रहा है, और इधर क्या दिया है 30। तो इसका मतलब x की वैल्यू ये वाली पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से इसको भी रखेंगे तो नहीं आएगा। और x की वैल्यू अगर 3 रख के देखेंगे तो देखिए 3 रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, और 3 में से 2 गया 1, तो 12 एकम 12, यहाँ 12 आता तो 30 के बराबर ना होता। इसका मतलब ये आंसर भी गलत हो जाता। तो हमारा केवल ये आंसर सही था, क्योंकि x की वैल्यू 5 रखने पर जो है मेरा इक्वेशन संतुष्ट कर जा रहा है। तो देखिए ये एक इतना लंबा तरीका है सवाल को करने का, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने जो बताया आसान तरीका, कि अगर आप त्रिभुज को पहचान, अगर मान लीजिए हमें त्रिभुज के बारे में नहीं बोल रहा है कि कौन सा त्रिभुज है, तो हम पहले उसको जो है एक समकोण त्रिभुज मान के देखते हैं। अगर वो आसानी से हो जा रहा है तो फिर इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जैसे 13 अंक जो है, अगर 13 है, 5, 12, 17 है, या इस तरह की भुजाएं अगर दी गई हैं, तो एक बार हम जो है इसको समकोण त्रिभुज मान के करके देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और अगर हो जाता है हमारा सवाल तो आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। पहिया आपको पता है कैसा होता है, पहिया गोलाकार होता है, ठीक। इस सवाल में गोलाकार ही बोल रहा है। कह रहा है इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होती है, इसके केंद्र से ये जो परिधि, इसको बोलते हैं परिधि या सरकमफेरेंस, और इसको बोलते हैं केंद्र से सरकमफेरेंस या परिधि तक जो लाइन खींची जाती है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। और इस पूरे लाइन को बोलते हैं क्या, ये पूरी लाइन क्या है, इसको बोलते हैं व्यास। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो देखिए कह रहा है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये सड़क है, इस पे एक पहिया है वो, ठीक है, इस पे एक पहिया चल रहा है। अब हम यहाँ पे एक पट्टी चिपका देते हैं, ठीक। तो अब ये पट्टी जो है जब जमीन को देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जब आगे की तरफ घूम करके जो है लुढ़कते हुए यहाँ पे आया, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कि जो है अभी जो है ये भी घूमते हुए वापस जमीन तक आ गया, यानी ये जो पहिया है इस तरह से घूमते हुए जो है, इस तरह से घूमते हुए जो है इतनी दूरी तय करके वापस ये जो लाइन है ना, वो वापस जमीन में टच हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर पूरा हो गया मतलब पहिए ने एक चक्कर पूरा करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। तो ये जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, इस पहिए की परिधि के बराबर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर में जो पहिया दूरी तय करेगा, दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। और परिधि का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2×22/7 इंटू त्रिज्या, या 2πr भी कहते हैं इसको, ठीक। तो हमें यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो परिधि क्या हो जाएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 × 22/7 इंटू 21, ये क्या सेंटीमीटर।
अब कह रहा है कि कुल दूरी कितनी है 792 मीटर, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कितने चक्कर के लिए क्या होगा कि 792 मीटर में, ठीक है, जितनी दूरी है ना, जितनी दूरी है बटे एक चक्कर में जितनी दूरी तय की गई है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 792 मीटर है और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 792 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 792, इसके आगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये सेंटीमीटर हो चुका है। और उसी तरह से एक चक्कर में जो चली गई दूरी थी यहाँ पे 2 इंटू 22/7, 2 गुणे 22/7 इंटू 21, 7 से ये कट गया, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद जो है 22 से इसको कट कर दिए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी बच गया कितना 2 और 3, तो 2 और 3 से एक साथ कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 6 और 6 छंग 36, ये पूरा कट गया। तो आपका क्या बच गया 6 इंटू 100 बराबर 600। तो कितने चक्कर हो गए 600 चक्कर हो गए, ये वाला आंसर सही हो गया, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 27 के घात x बराबर 9/3 के घात x, ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालनी है वैल्यू 1/x के घात 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x के घात 4 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। आइए करते हैं। तो देखिए 27 का जब हम गुणनखंड करेंगे 27 को तो क्या लिख सकते हैं, जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 के 9 त्रिक 27। तो 3 चूंकि 3 बार है तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 के घात 3 या 3 टू द पावर 3, ठीक है। तो 27 की जगह हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3 का पावर 3 और इसके भी पावर क्या है x। फिर इसी तरह से 9 है तो 9 का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 3 का पावर 2, 3 का घात 2। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का घात 2। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर x क्या है अपॉन में है, 3 का घात x जो है बटे में है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो घात का चिन्ह है वो क्या होगा बदल जाएगा, ठीक है। इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, अभी प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी ये क्या है डिवाइड में है, डिवीजन में है, भाग में है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 का पावर x है तो ये 3 का पावर क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। अब देखिए घातांक के कुछ नियम होते हैं, तो अगर उसमें पावर के पावर हो तो क्या हो जाता है कि दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 मतलब 3 के घात 3x और ये किसके बराबर है। और देखिए अगर जैसे दोनों का ये क्या है आधार, ये 3 है ये भी 3 है, इसको बोलते हैं आधार और इसको जो पावर होती है उसको बोलते हैं घात, ठीक है। तो अगर आधार समान है तो जो पावर है दोनों क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। अगर दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो घातांक संख्याएं हैं जिनका आधार समान है और उनके बीच गुणा हो रहा है तो गुणनफल का चिन्ह है, तो ऐसे में क्या होगा कि एक आधार को एक रख करके और उनके जो घात होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर हम लोग 2 प्लस माइनस 2 और माइनस x इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 3 का पावर 2 माइनस x ये लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों ये जो है बराबर के दोनों साइड दो घातांक दिए हुए हैं, दोनों का जो आधार क्या है सेम है 3 है, इसका भी आधार इसका भी आधार 3 है। तो अगर ऐसा होता है तो जो दोनों के घातांक होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों घातांकों की तुलना करने पर दोनों घातांक क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अगर बराबर के दोनों तरफ जो है घातांकों के आधार समान है तो उनके घात भी समान होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3x है इस 2 माइनस x के क्या होगा बराबर होगा। तो
अब 3x बराबर 2 माइनस एक्स है, तो ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x प्लस एक्स बराबर 2। x बराबर आपका क्या हो गया, ये देखिए 3x x मिलकर क्या हो गया, 4x बराबर 2। तो इसका मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/4 मतलब 1/2। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, 1/x⁴, 1/x⁴। तो देखिए x का, अगर x की वैल्यू 1/2 है तो x⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी, घात 4 कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 1/2 की घात 4 का मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 4 बार। तो जब इस तरह से लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/16। तो x के घात 4 की वैल्यू आ गई 1/16। ठीक, तो अब 1/x की घात 4 है, तो 1/x की घात 4 का मतलब 1/1/16। तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 16 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, ये आपका हो जाएगा 16। इसका आंसर हो गया 16 ये है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। तो देखिए सवाल पढ़िए और उससे आपको समझ में आएगा कि इन सब में सबसे धीमा कौन है। देखिए जो पुरुष है वो महिला से दुगना तेज है और जो महिला है वो लड़के से दुगना तेज है। तो देखिए हम पहले क्या लिख लेते हैं, चलिए पुरुष के लिए P लिख लिए, महिला के लिए M लिख लिए और लड़के के लिए L लिख लिए। ठीक है, तो पुरुष कह रहा है, क्या बोल रहा है कि पुरुष महिला से दुगना है, मतलब अगर ये 2 है तो ये क्या है, 1 है। मान लीजिए भाई क्या कह रहा है ना कि दुगना तेज है, इसका मतलब क्या कि जो काम करने की क्षमता है पुरुष की क्या है, महिला से दुगनी है। तो मान लेते हैं कि अगर इसकी काम करने की क्षमता 1 है और इसकी, तो इसकी क्षमता क्या होगी, 2 होगी। इसमें अनुपात जो होगा कितने का होगा, 2:1 का होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि महिला की जो है, महिला क्या है, लड़के से दुगनी तेज है, मतलब महिला की जो काम करने की रफ्तार है लड़के से दुगनी है। इसका मतलब कि लड़के और महिला के जो बीच जो एक काम करने की जो रफ्तार है, क्षमता है, महिला की लड़के से क्या है, दुगनी है। लड़के अगर 1 है तो महिला उसका दुगना है। ठीक, तो यानी इन दोनों के बीच जो है अनुपात इतना है और महिला और लड़के के बीच काम करने की जो क्षमता है उसका अनुपात इतना है। तो अभी इसी वीडियो में मैंने आपको जो है अनुपात का जो सवाल बता रहा था, तो मैंने बताया था कि अगर इन दोनों के बीच ये अनुपात दिया है, इन दोनों के बीच अनुपात ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि इसका आखिरी वाला और इसका शुरू वाला, इन दोनों का आपस में, इससे इन दोनों में गुणा कर देंगे और इससे जो है इस संख्या से जो है इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो करके देखते हैं, 2 का 2 में गुणा किया, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 2 का 1 में गुणा किया, 2 हो गया। फिर इस 1 का 2 में करेंगे तो 2 ही आने वाला है और इस 1 का 1 में करेंगे तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो अब ये हो गया क्या, ये हमें अनुपात मिल गया कि पुरुष, महिला और लड़के की जो काम करने की क्षमता है, भाई यही बोला है ना कि काम करने में इतना तेज है, तो इतना तेज है मतलब उसकी क्षमता उतनी ज्यादा है। तो अगर इसकी क्षमता, लड़के की क्षमता 1 है, इसकी 2 है, तो इसकी कितनी है, 4 है। तो हम मान सकते हैं कि मान लिया कि जो है एक दिन में जो है पुरुष अगर 4x काम करता है तो महिला कितना करेगी, 2x करेगी और लड़का कितना करेगा, x काम करेगा। ठीक, ये हो गया, ये क्या हो गया, एक दिन का काम। अब मान लेते हैं कि जो है पुरुष, महिला और लड़के का, इन तीनों का जो है एक दिन का काम जो है 4x, 2x और x है। अब कह रहा है कि यदि तीनों मिल करके एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो जो काम है, मतलब कह रहा है कि ये तीनों अगर मिल करके कोई काम करते हैं और 4 दिन में पूरा करते हैं, तो भाई देखिए एक दिन में जो पूरा टोटल काम कितना, ये तीनों मिल करके जो है एक दिन में कितना काम करेंगे,
4x प्लस 2x प्लस x, तो 4 2 6x 7x, टोटल कितना काम करेंगे 7x काम करेंगे। तो ये आपका हो गया एक दिन का काम। तो अब अगर 4 दिन का काम है, 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक दिन का काम कितना है 7x है 7x है, तो 4 इंटू 7x बराबर कितना हो गया 28x हो गया। ये 4 दिन का काम हो गया। तो कह रहा है कि ये तीनों मिल करके 4 दिन में काम पूरा करते हैं। कितना काम करेंगे 28x काम कर लेंगे। तो कह रहा है तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो अब कह रहा है कि अगर ये 28x काम जो है केवल लड़का अकेले करे, अभी तो ये था कि साथ मिलकर कर रहे हैं, अब क्या कर रहा है कि अगर अकेले करे यानी लड़का केवल अकेले करे तो कितने दिन लेगा। तो भाई काम कितना है, दिन कैसे निकालेंगे हम लोग कि काम कितना है, जितना काम है एक दिन का काम लड़के का जो है जो भी है उससे भाग दे दें। तो भाई लड़का एक दिन में कितना काम करता है, अभी आपने माना था कितना काम करता है लड़का, लड़का x काम करता है एक दिन में, और टोटल काम कितना करना है उसको 28x। तो टोटल काम है 28x और एक दिन में x काम करता है, तो कुल कितने दिन लग जाएंगे 28 दिन लग जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 दिन हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल को करने का बहुत अच्छा तरीका था, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से वापस से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप काफ़ी जो है इस सवाल को करने के लिए जो परेशानी आपको उठानी पड़ेगी उससे आप बच जाएंगे और आसानी से जो है इसको जो है कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे जो है ये भी पूछता कि अगर महिला कितने दिन में कर सकती है तो आप फटाक से बता देते, 28 को जो है 2x से डिवाइड कर देते। तो महिला पूछता तो बता देते कि भाई 14 दिन लगेगा, और अगर यही इसके बारे में पूछता कि पुरुष अकेले कितने दिन में करेगा तो 7 दिन में हो जाता। भाई 28x को 4x से डिवाइड कर देते तो 4 7 28, ठीक है। तो इससे आप अलग अलग सबका काम बता सकते थे। अगर ये भी पूछ लेता कि भाई तीनों मिल करके 10 दिन में कितना काम करेंगे तो वो भी आप फटाक से बता सकते थे कि 10 इंटू एक दिन में 7 कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना कर लेंगे 70x काम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह सवाल बदल बदल के पूछ सकता था। और अगर मान लीजिए यहाँ पे दुगने की जगह तिगुना भी कर दे, मान लीजिए बोले कि तिगुना तेज है, तो भी आप इस तरीके से आसानी से रेशियो निकाल करके अनुपात निकाल करके आप सवाल को हल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, ठीक है। उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए या 1:2 हो जाए। कह रहा है 60 लीटर मिक्सचर है ना, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड so that the ratio becomes 1:2 between acid and water, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें कितना 60 लीटर है, 60 लीटर का क्या है मिक्सचर है, 60 लीटर का मिश्रण है। इसमें जो है अम्ल है, अम्ल को क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं, तो अम्ल को ए से लिख लेते हैं और पानी को चलिए पी से लिख लेते हैं। हालांकि वाटर मतलब होता है पानी, तो लेकिन हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं कि अम्ल ए से और पानी को पी से। तो देखिए अनुपात वाले इस तरह का सवाल लगाने का सबसे जो है हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं कि जैसे भाई 60 लीटर पानी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं पहले अनुपात जोड़ लिए, अनुपात का जोड़ निकाल लेंगे। अनुपात का जोड़ कितना होगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। और फिर हमें निकालना है कि अम्ल कितना है, तो अम्ल कितना लिखेंगे भाई 2 अनुपात का जोड़ इंटू जितना लीटर मिक्सचर था, तो 3 × 20 कर देंगे आपका, और फिर 20 दूनी 40। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं कि अम्ल कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले निकाल लीजिए कि जैसे 60 लीटर में जो है कितना 2 अम्ल है और 1 पानी है। तो यहाँ पे अम्ल कितना हो गया आपका 40 लीटर और पानी कितना हो गया 20 लीटर। भाई अगर हम अम्ल एक बार निकाल लिए कि भाई अम्ल 40 है और पूरा मिक्सचर कितना है 60 है, तो बाकी जो बचा होगा वो पानी ही होगा ना।
अगर भाई अम्ल 40 हो गया तो 60 में से 40 अम्ल हो गया तो बाकी पानी कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। ध्यान से पढ़िए, पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाए। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, मतलब अम्ल के साथ हमको कुछ नहीं करना है, बस जो पानी है वो पूछ रहा है कि कितना मिलाया जाए। तो अम्ल तो मिक्सचर में जो है, मिश्रण में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पानी हम लोग मिला रहे हैं। ठीक है, पानी हम लोग मिला रहे हैं और इतना मिलाएंगे कि जो है अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो अगर हम कहें कि अम्ल 40 है पहले से और पानी हमें क्या है, अगर हमें इसका और इसका अनुपात 1:2 करना है, यानी यहाँ पे अगर 1 है यहाँ पे 2 करना है, तो यहाँ 40 है तो यहाँ कितना होगा, 80 होगा। भाई अगर यहाँ पे जो है इसका दुगना है तो यहाँ पे भी जो है क्या होना चाहिए, 40 का दुगना ही होना चाहिए, तब जाकर के 1:2 होगा। तो पानी कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो अगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, तो इसका मतलब पानी यहाँ पे कितना 80 हो जाए, तब जाकर के इन दोनों के बीच जो अनुपात होगा क्या 1:2 होने वाला है। तो लेकिन पानी अभी कितना है, 20 लीटर है और हमें करना है कितना है, 80। तो इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, कितना मिलाना पड़ेगा, तो 20 लीटर पहले से है, इसमें 60 लीटर और मिला दीजिए तो आपका ये 80 लीटर हो जाएगा। और अभी इनके बीच अनुपात जो है 1:2 का हो जाएगा अनुपात। ठीक, तो ये था सवाल करने का मेरा तरीका। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 60 लीटर। और जिसको ये नहीं समझ में आया तो वही पुराना तरीका देख लेते हैं। पहले देखिए भाई, इस तरह से अनुपात का जोड़ निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ से जो है अम्ल निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई ये है, इन दोनों का जोड़ निकाल लिए, 3 आ गया। तो अम्ल निकालना है तो 2, इन दोनों का जोड़ 3 कर लिए और इंटू कितना है, टोटल मिक्सचर 60 है तो 3 भी 60। तो यहाँ से आपका हो गया 40, तो 40 लीटर अम्ल हो गया, 20 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो है, इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए वापस से। देखिए ये 60 लीटर है, इसमें मैं बता चुका हूं कि जो है अम्ल और पानी 40-20 हो गया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि माना जो है 1 लीटर पानी मिलाया, 1 लीटर पानी मिलाया। तो अब जब 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो क्या हो रहा है, अनुपात जो है 1:2 हो जा रहा है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका जो है, अम्ल अनुपात पानी 1:2। तो अम्ल कितना था, 40 ही है, 40 अनुपात पानी कितना, पहले 20 लीटर था, इसमें हम लोग कितना 1 लीटर पानी मिला दे रहे हैं। तो अब पानी कितना हो गया, 20 + x, और अब अनुपात कितना हो गया, 1:2 अनुपात हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 40/20 + x बराबर 1/2। ठीक है, सीधे गुणा कर लीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 + x बराबर 40 दूनी 80। और x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हो गया x मान करके। देख लीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो तरीका अपना लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज में ABC में यदि कोण A बराबर 90 डिग्री, A देखिए अगर इस तरह से दिया हुआ है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो ये सब क्या है, ये बता रहा है कि ये त्रिभुज की भुजा दी गई है और ये दिया है कोण। तो चित्र बनाते समय देखिए कभी भी ध्यान रखिए कि अगर जैसे मान लीजिए हम लोग किसी त्रिभुज का चित्र बना रहे हैं, ठीक है, जो चित्र बनाने का नियम है वो यही है कि अगर मान लीजिए हम कोई त्रिभुज बना रहे हैं और हमें बोला है कि a बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब ये समकोण है, तो ये a हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। अब मान लीजिए इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं। b इसको इसलिए मान लिया क्योंकि हमसे क्वेश्चन में देखिए tan b पूछा है, तो इसको जो है नीचे ही मानेंगे, क्योंकि आप
tan भी निकालना होगा तो ये एंगल यहाँ पे लेंगे तो चित्र में बाद में पलटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर कैसे यहाँ भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा दूंगा वैसे भी। तो देखिए ये त्रिभुज हो गया मेरा। तो ज्यामिति में चित्र बनाने का नियम ये है कि जो हम जो है ये शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्षों का नाम हमने लिखा ABC, तो इस शीर्ष के ठीक जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल a से, इसके सामने की भुजा को लिखेंगे स्मॉल b और इसके सामने वाली भुजा को लिखेंगे स्मॉल c। तो त्रिभुज का जो है चित्र बनाने का नियम ये है कि अगर हम उसके शीर्षों का नाम इस तरह से लिखते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड होंगी उसको जो है स्मॉल लेटर के साथ जो है दिखाया जाता है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ बोला a बराबर 25, तो हम अगर इस 90 डिग्री चूंकि बोल रहा है तो ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए, इसको हम कहीं और a को और नहीं ले सकते हैं, बाकी आप b c कहीं पे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से चित्र बनाना पड़ेगा। तो अगर a हमने यहाँ लिया है तो a की वैल्यू जो है क्या आएगी, 25 आएगी। ठीक, ये भुजा की जो है लंबाई जो है कितनी होगी, 25। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, 7। तो अब ये b जो है, b के सामने वाली भुजा ये होगी स्मॉल b, इसकी वैल्यू हमें दिया गया है 7। ठीक, जब समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता हैं तो हम तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि 3, 4 अगर दो भुजाएं दी हैं और समकोण त्रिभुज है तो तीसरी 5 अपने आप होगी। उसी तरह से अगर एक 8 दी है, एक 15 दी है तो तीसरी भुजा अपने आप 17 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो मालूम चलेगा। उसी तरह से अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं, एक 7 है एक 24 अगर दिया, अगर एक 7 दिया है एक 24 दिया है तो अगला क्या होगा, 25 होगा। तो इस प्रश्न में हमें क्या है कि 7 दिया है और 25 दिया है, मतलब सबसे बड़ी भुजा दे दिया और सबसे छोटी दे दिया, तो तीसरी वाली 24 होना ही होना है। और चाहिए तो चलिए निकाल के देख लेते हैं हम लोग। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे यही हो जाएगा ना कि जो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब कर्ण की लंबाई दिया गया है कितना, 25 दिया गया है, 25 का स्क्वायर कर लीजिए। लंब हमें दे रखा है कितना, 7 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार आपका जो है नहीं पता है तो उसको चलिए c मान लेते हैं, c स्क्वायर। 25 का 25 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625। 7 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49, 49। यहाँ पे c स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 625 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 576। c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √576 यानी 24। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कि c की वैल्यू 24। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बताया जो है ये आपकी काफी मदद करेगा। हर बार जो है आप आसानी से कई सवालों को आसानी से कर सकेंगे, इससे आपका समय भी बचेगा। तो देखिए अब हमें मालूम चल गया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। एक तो ये 25 हो गया, ये 7 हो गया और ये 24 हो गया। अब हमें पूछा है tan b, तो tan b बराबर, tan का फार्मूला क्या होता है, अगर जैसे कोई त्रिभुज इस तरह से बना है, ये b है, ये a है, ये c है, और हमसे पूछा गया कि tan b की वैल्यू बता दो, तो tan b की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे, ये लंब मीन्स परपेंडिकुलर और आधार मीन्स बेस p/b। तो अब यहाँ पे देखिए लंब कितना है, परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है, 7 है, आधार कितना है, आधार आपका 24 आ गया। तो tan b की वैल्यू क्या हो गई, 7/24। हमारा आंसर क्या हो गया, 7/24। चलिए मान लीजिए इसी त्रिभुज में अगर हमसे पूछ लेता कि tan c बता दीजिए, तो अगर tan c बताते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे कि tan c बताना है मतलब हम लोग ये वाला एंगल लेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जब हम लोग जो कोण लेते हैं
तो उससे सटी हुई लाइन को, एक को तिरछी लाइन को कर्ण मानते हैं और दूसरे वाले को आधार मानते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग फिगर देखते हैं। तो अब जैसे अगर हमसे tan c पूछेगा तो इस फिगर को हम क्या करेंगे, a का तो इधर उधर कर नहीं सकते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये वाली लाइन को हम लोग मानेंगे आधार और इस वाले को हम लोग मान लेंगे लंब, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, तो सेम रहेगी। तो अगर tan c पूछेगा हमसे तो फार्मूला यही रहेगा, लंब बटे आधार। लेकिन अब यहाँ पे जो है लंब कौन हो गया, ये वाला लंब हो चुका है, तो tan c की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 बटे आधार, आधार यहाँ पे क्या लेंगे 7 लेंगे, तो ये हो गया आपका tan c। तो इस तरह से जो भी पूछे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए प्रतिशत की बात हम लोग जरा कर लेते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए पर कितना। अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि 10%, 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पे 10 रुपया। अगर मान लीजिए हमसे कह दे कि ब्याज दर कितना है 10% है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 100 रुपया जो है धनराशि है तो उसका ब्याज कितना होगा 10 रुपया होगा, ठीक। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि जो है इस सवाल को मुझे करना होगा, तो मैं कैसे करता हूँ, ये देखिए ब्याज हमें दिया है 1 पैसा, चलिए ब्याज कितना कह रहा है 1 पैसा बोल रहा है, कितना प्रति माह, 1 महीने के लिए ब्याज कितना है 1 पैसा है, कितने पर प्रति रुपया 1 रुपए पर, 1 रुपए पर जो है ब्याज जो है 1 पैसा जो है 1 महीने का है। तो अगर हमसे पूछ ले कि भाई साल भर का कितना होगा, वार्षिक कितना हो जाएगा, तो भाई 1 महीने का अगर 1 पैसा है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 12 पैसा, ठीक। 1 रुपए पे अगर पूछ लिया जाए कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा, तो 12 पैसा हो जाएगा। चूंकि 1 पैसा 1 महीने का, तो 12 महीने का 12 पैसा। अब अगर हमसे यही पूछा जाए, हमसे पूछ रहा है क्या ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो ब्याज दर का प्रतिशत के लिए हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 100 रुपए पे कितना, यही होता है ना कि अब हमें 1 रुपए पे कह रहा है कि 12 पैसा है। तो अगर हम कहें कि भाई हम 1 रुपए नहीं 100 रुपए की धनराशि अगर पकड़ते हैं तो ब्याज भी क्या होगा भाई, ये 1 रुपए का हम 100 गुना कर दिए, 100 रुपए कर दिए, तो जो ब्याज था वो भी कितना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। तो 12 पैसा है तो 12 पैसे का 100 गुना कितना हो जाएगा 1200 पैसा, और 1200 पैसा मतलब क्या 12 रुपया हुआ। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि 100 रुपए पे ब्याज कितना लग रहा है 12 रुपया, या अभी हमने बताया कि अगर 10% वार्षिक ब्याज दर है तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए ब्याज कितना है 1 साल का 10 रुपया। तो यहाँ पे 100 रुपए पे ब्याज कितना लग रहा है 1 साल का 12 रुपया। तो इसका मतलब जो ब्याज दर हो गया वो कितना हो गया 12% हो गया कि नहीं हो गया, इसका आंसर 12% हो गया, ठीक। तो ये तो था सवाल को करने का मेरा तरीका कि अगर मुझे करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको जो ठीक लगे, मैं इसका जो तरीका है जिस तरीके से सब करते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ब्याज दर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला होता है ब्याज दर का, साधारण ब्याज का जो है ये फार्मूला होता है। तो जो दर है हमें निकालना है, तो ब्याज कितना है, ब्याज कर रहा है 1 पैसा, 1 पैसा प्रति माह। तो हमें क्या निकालना है, लेकिन जो है
देखिए ब्याज आपका हो गया 1 पैसा इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 1 रुपया इंटू समय कितना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रति माह। तो जब भी हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो उसमें समय जो होता है किस में लिखा जाता है, वर्ष में लिखा जाता है। तो अब आपको पता है कि एक साल में कितना महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है ना, एक साल में 12 माह होता है, या 12 महीने में एक साल अगर होता है तो एक महीने में कितना होगा 1/12 साल होगा। तो यहाँ पे जो समय लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/12 वर्ष लिखेंगे। अब देखिए हर एक चीज जो है सबको एक जैसा बना लेंगे। अब जैसे ये पैसे में है और ये रुपए में है, तो या तो इसको पैसे में बना लें या इसको रुपए में बना लें। तो हमारे लिए आसान होगा कि जो है इसको पैसे का पैसा ही रहने दें, इस रुपए को पैसे में बदल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ये आपका 100 पैसे हो जाएंगे। ये अपॉन 12 है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब 100 से 100 कट गया, पी से पी कट गया, बच गया कितना 12। तो ये हो गया आपका 12%। बाकी जो है अगर आप इसको समझ गए तो इसको जो है आप जो है फटाफट लगा सकते थे। जो है इसमें हो सकता है कि अगर कहीं पे मान रखने में कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको लगाने के समय सावधानी जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज कि सवाल को समझना जरूरी है। सवाल समझ जाएंगे तो आप चाहे ऐसे लगा लेंगे चाहे ऐसे, हर तरह से लगा सकते हैं, जो तरीका आपको ठीक लगे। मुझे जो समझ में आया मैंने बता दिया अपने हिसाब से। अब देखिए कह रहा है कि 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। देखिए जो सांख्यिकी की है ये एक प्रॉपर्टी है, एक विशेषता है कि अगर हर प्रेक्षण को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए या किसी भी संख्या से भाग किया जाए तो जो मानक विचलन होगा उसमें भी हमें उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर जो है कह रहा है कि यदि प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा। कह रहा है हर प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो जो मानक विचलन होगा वो क्या करना पड़ेगा हमें, मानक विचलन को भी हमें जो है जितने से हम प्रेक्षण को गुणा कर रहे हैं, ठीक है, मानक विचलन को भी हमें उतने से ही गुणा करना पड़ेगा। अगर हम प्रेक्षण को 2 से क्या करते भाग करते, हर प्रेक्षण को 2 से भाग करते तो हमें मानक विचलन को भी 2 से भाग करना पड़ता, तब जाकर के हमें मानक विचलन का मान मालूम होता। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर प्रेक्षण को 2 से गुणा किया गया है, तो इसलिए मानक विचलन का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 8 है इसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो मानक विचलन का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इसका ये उत्तर सही है। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद के जो सवाल हैं, ठीक है, 15 से लेकर के 25 तक के, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना देता हूँ, तो आप उसमें देख लीजिए। धन्यवाद।